चलिए सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए जल्दी। देखिए क्लास आपका लाइव हो रहा है कि नहीं, एप्लीकेशन में जाके देखिएगा, वहाँ आपका क्लास लाइव होगा और सब तक जो है नोटिस भी पहुँच चुका होगा। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका आज जो क्लास है। एक मिनट देख लेते हैं साउंड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी विद्यार्थी एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं एक बार कंफर्म कर देंगे कि साउंड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साउंड स्टार्ट करते हैं हम लोग सभी को। हाँ, साउंड जो है प्रॉपर है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका लेव वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़े थे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में हमने ये देखा हुआ था, कुछ रिवीजन कर देते हैं आपको ताकि आप जो है अपने आप को रिमाइंड कर लीजिए। बहुत सारे चीज़ होंगे ऐसे जिसमें कि आप जो है प्रीवियस ईयर बोलते हैं, प्रीवियस क्लास का कुछ मतलब भूल भी गए होंगे, थ्योरी क्या है नए है, क्योंकि आपका त्यौहार था, त्यौहार में क्या है आपका क्लास ऑफ भी था, लेकिन कल आपका क्लास चला था, ये आप इन्फॉर्मेशन शायद आपको ना होगा। तो यहाँ सबसे पहले बताते हैं कि लेव वाइगोस्की ने क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। मतलब एक बच्चे का दिमाग कैसे बढ़ता है, एक बच्चे का चिंतन प्रक्रिया कैसे बदलता है, बच्चे के चिंतन प्रक्रिया में कौन ज़्यादा योगदान करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले लेव वाइगोस्की बताता है कि एक बच्चा का चिंतन प्रक्रिया जो होता है या मानसिक विकास जो होता है या बच्चे का ज्ञान जो होता है उससे समाज, संस्कृति और भाषा इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसमें कि हम देख चुके थे समाज संस्कृति कैसे प्रभावित करता है और कल के क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि भाषा कैसे प्रभावित करता है। मतलब भाषा के भी महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, अभी तक हम 3 प्रकार के भाषा या बातचीत के तरीका को देखे थे, जिसमें कि सबसे पहले जो भाषा एक शिशुअवस्था में डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पब्लिक स्पीच, जिसको हम सामाजिक संभाषण भी बोलते हैं। दूसरा जो बाल्यावस्था में डेवलप करता है बच्चा बातचीत के तरीका को, उसको प्राइवेट स्पीच या हम लोग निज संभाषण या व्यक्तिगत संभाषण बोलते हैं। और तीसरा अवस्था में जो बच्चा डेवलप होता है जिसको बोलते हैं किशोरावस्था में, उसमें एक बच्चा साइलेंट स्पीच को डेवलप करता है जिसको बोलते हैं मौन संभाषण। तो ये सारा चीज़ एक बच्चा क्या है अपने मतलब क्या है उम्र के अनुसार, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वातावरण बदल जाता है, समाज में मिलता है, घुलता मिलता है, लोगों के संपर्क में आता है, तो वो क्या है इन चीज़ों के संपर्क में आते के साथ इन चीज़ों को डेवलप करता है और ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में प्रभाव डालता है। तो अब यहाँ से होता है क्या, क्लास में अगर एक टीचर गया, क्लास में एक टीचर है, ये पूरा क्लास है, ये पूरा आपका क्या है क्लास है। तो क्लास में रहेगा एक तो रहेगा टीचर, एक रहेगा टीचर और दूसरा रहेगा आपका स्टूडेंट। एक तो रहेगा टीचर और दूसरा रहेगा आपका स्टूडेंट। मतलब क्या है, टीचर जो है स्टूडेंट और टीचर इन दोनों के बीच में जितना बढ़िया रिलेशन होगा, जितना बढ़िया बंधन होगा, बॉन्डिंग होगा, उतना बढ़िया एक स्टूडेंट टीचर से पढ़ पाएगा और टीचर स्टूडेंट को पढ़ा पाएगा। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि जब क्लास में अगर कोई टीचर पहुंचता है तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत एक टीचर को किस रूप में मदद करता है। मतलब लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से एक टीचर जो है क्या समझता है, मतलब क्या सीखने को मिलता है एक टीचर से, तो वही टीचर को, तो यहाँ पे हम वही देखेंगे कि कक्षा में एक टीचर को किस तरह का बर्ताव करना चाहिए और साथ में विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है तो विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, मतलब बच्चे को हतोत्साहित ना करना चाहिए। तो यही हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग आता है पहला पॉइंट, वाइगोस्की का पहला पॉइंट आता है कि वाइगोस्की बोलता है कि अगर कोई बच्चा कहीं पे क्लास में अटक जाए कहने का मतलब कि बच्चा कहीं फंस जाए क्लास में, तो एक टीचर होने के नाते क्या है कि आपको आवश्यकता अनुसार बच्चे को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। मतलब क्या है कि एक सबसे पहले हर एक बच्चे का जेडपीडी पता होना चाहिए। मतलब कि जेडपीडी मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको बोलते हैं। जेडपीडी का मतलब क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि एडीपीडी जेडपीडी क्या है। तो यहाँ पे एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि हर एक विद्यार्थी का जेडपीडी क्या है। मतलब किसी विद्यार्थी का जेडपीडी हो सकता है आपको क्या है ज़्यादा होगा, किसी विद्यार्थी का जेडपीडी हो सकता है कि आपका कम होगा। जिसका जेडपीडी कम होगा उसको मदद का आवश्यकता कम होगा, जिसका जेडपीडी ज़्यादा होगा उसको मदद का आवश्यकता ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ से एक पॉइंट हमको क्लियर होता है कि प्रत्येक बालक का जेडपीडी, प्रत्येक बालक का जेडपीडी अलग अलग होता है। प्रत्येक बालक का जेडपीडी क्या होता है,
अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि मेरा जो जेडपीडी होगा वही आपका जेडपीडी होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक बालक का जेडपीडी क्या होता है, अलग अलग होता है, जो कि अभी हम पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम आपको बताएं कि एक बच्चा यहाँ पे इस तरह के है और ये बच्चा किसी के मदद के द्वारा एक बच्चा यहाँ पे आ जाता है। बताइए, ये तो लगता है कि कंप्यूटर से ज़्यादा हम ही आपको गोल करके दिखा रहे हैं। तो एक बच्चा क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे रहने के साथ एक बच्चा अपने आप से जो मेहनत करके सीखता है, वो बच्चा यहाँ से मेहनत करके यहाँ पे चल जाता है, यहाँ से मेहनत करता है और यहाँ तक पहुँच जाता है, और कोई उसको मदद करता है। मदद करने पे बच्चा क्या होता है, जिस काम को वो खुद नहीं कर पाता है उस काम को मदद के दौरान वो बच्चा काम को कर लेता है और यहाँ पे बच्चा पहुँच जाता है, और यहाँ के बाद फिर बच्चा अपने आप को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने लगता है। चलिए, ये तो बात हुआ एक बच्चे का। यहाँ पे उसी तरह एक बच्चा और है जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से समझदार बच्चा है, बहुत ज़्यादा क्या है, समझदार बच्चा है। यहाँ पे एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा समझदार बच्चा है, वो खुद से बहुत सारा काम को कर लेता है, बस उसको थोड़ा सा मदद चाहिए उसको काम को करने के लिए। तो थोड़ा सा मदद अगर उसको मिल जाता है तो वो बच्चा आसानी से काम को कर लेता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक समझदार बच्चा है, एक समझदार बच्चा है और एक समझदार बच्चा किसी काम को करना शुरू किया। बस देखिए दोनों में अंतर क्या है, इतना समझिएगा खाली हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से वो बच्चा क्या है, यहाँ तक काम को करता है और काम को करते करते, एक मिनट, एक बच्चा यहाँ पे काम को करता है, तो यहाँ से काम को करते करते एक बच्चा यहाँ से जाता है और उसके बाद यहाँ पे मदद की इच्छा रखती है और मदद कर दिया जाता है, तो एक बच्चा इससे आगे भी निकल जाता है। तो यहाँ भी बच्चे को मदद किया जा रहा है, यहाँ भी बच्चे को क्या किया जा रहा है, मदद, यहाँ भी बच्चे को मदद किया जा रहा है और यहाँ भी बच्चे को मदद किया जा रहा है। अब आपसे पूछेंगे कि दोनों बच्चा को हम क्लास में सेम चीज़ सिखाना चाहते हैं तो किस बच्चा को ज़्यादा मदद करना पड़ा। इसका मतलब हम देखेंगे कि जिसका जेडपीडी का क्षेत्र ज़्यादा हुआ उसको ज़्यादा मदद करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आपको पूछेंगे कि कौन बच्चे का जेडपीडी का क्षेत्र ज़्यादा हुआ, तो हम बोलेंगे जेडपीडी वाला क्षेत्र कौन होता है, जेडपीडी वाला यही क्षेत्र होता है कि इन दोनों क्षेत्र के बीच का जो ये एरिया है इसी का नाम क्या है, जेडपीडी है, इसी का नाम क्या है, जेडपीडी है। उसी तरह यहाँ बोलेंगे जेडपीडी क्या होता है, दोनों बच्चे का सेम होता है। इसका मतलब कि यहाँ भी यही जो एरिया होगा यही मेरा क्या कहलाएगा, जेडपीडी होगा, क्योंकि जेडपीडी वाले क्षेत्र में ही बच्चे का मदद होता है। तो अब हम बताएंगे कि किसका जेडपीडी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि इसका जेडपीडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका मतलब इतना जेडपीडी है, और इसका जेडपीडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका मतलब इसमें कम जेडपीडी देना पड़ रहा है, इसमें ज़्यादा जेडपीडी देना पड़ रहा है। इसका मतलब इसमें हमको मदद कम देना पड़ रहा है और इसमें मदद हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। बताइए, इसमें हमको मदद क्या है, ज़्यादा मदद देना पड़ रहा है। यहाँ क्या है, ज़्यादा मदद देना पड़ता है, ज़्यादा मदद देना पड़ता है। यहाँ मदद क्या है, ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम मदद देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, कम मदद देना पड़ता है। हम क्या सिखाना चाह रहे हैं वो थोड़ा सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो उसी पे आएगा क्वेश्चन। तो अब आपसे पूछेगा कि इस दोनों प्रकार के बच्चा में कौन ऐसा बच्चा है जो भोंदू है, कौन ऐसा बच्चा है जो भोंदू है। मतलब दो बच्चा यहाँ पे दिख रहा है, तो हमको ये बताइए कि दोनों बच्चा में कौन ऐसा बच्चा है जो कि एक तरह से क्या है, कौन ऐसा बच्चा है जो कि भोंदू है, कौन ऐसा बच्चा है कि भोंदू है। मतलब ये है 1 नंबर का बच्चा, मतलब क्या है, इसको 1 नंबर से डिनोट करते हैं और इसको क्या है 2 नंबर से डिनोट करते हैं। तो बताइए कौन ऐसा बच्चा है कि भोंदू है, 1 नंबर वाला बच्चा भोंदू है कि दूसरा नंबर वाला बच्चा भोंदू। तो हम बोलेंगे जिसको ज़्यादा मदद करना पड़ रहा है, जिसको मदद का क्षेत्र ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब उसको ज़्यादा मदद जब तक नहीं देंगे तब तक उस काम को नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो मंदबुद्धि होगा उसी को ज़्यादा मदद करना पड़ेगा, क्योंकि जो तीव्र बुद्धि और प्रतिभाशाली होगा उसको थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो उसी में काम को कर लेगा। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि ये जो बच्चा होगा, जिस बच्चे का ये जेडपीडी बन रहा है, वो बच्चा कैसा होगा, मंदबुद्धि बालक होगा। वो कैसा होगा, मंदबुद्धि बालक होगा, मंदबुद्धि बालक होगा। ये बालक कैसा होगा, तो ये बालक मंदबुद्धि होगा। ये बालक क्या होगा, आपका मंदबुद्धि। तो इस बालक का जो जेडपीडी है वो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे अगर पूछेंगे कि ये बालक कैसा होगा, तो हम बोलेंगे ये बालक जो है प्रतिभाशील बालक होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा। तो ये बालक कैसा होगा, तो
तो ये प्रतिभाशाली बालक होगा। मतलब इस बालक का बुद्धि जो होगा वो क्या है, इतना ज़्यादा तेज होगा कि थोड़ा सा इसको हेल्प देने पर ही बच्चा यहाँ पे क्या है, ज़्यादा ए वाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बच्चा, तो यहाँ से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और क्वेश्चन ये समझने पे है। तो बताइए, अगर एक टीचर दोनों तरह के बालक को एक क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो एक टीचर दोनों को एक तरह का मदद करेगा कि अलग अलग रूप में मदद करेगा? तो हम बोलेंगे दोनों को अलग अलग रूप में, क्योंकि मंदबुद्धि बालक का मदद अलग होगा और प्रतिभाशाली बालक का मदद अलग होगा। प्रतिभाशाली बालक को मदद जो देंगे वो बहुत कम करेंगे और मंदबुद्धि बालक को जो मदद करेंगे वो बहुत ज़्यादा करेंगे। इसका मतलब क्या है, क्लास में अगर प्रत्येक बालक का जेडपीडी एक टीचर को पता है, प्रत्येक बालक के जेडपीडी के बारे में एक टीचर को पता है, तभी एक टीचर हर एक बच्चा को सही ढंग से पढ़ा पाएगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, यहाँ से एक निष्कर्ष निकला क्या, कि कक्षा में, यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, ये कक्षा में यहाँ से एक निष्कर्ष निकला क्या, कि कक्षा में एक शिक्षक को सभी या प्रत्येक बालक के जेडपीडी का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान या समझ होना चाहिए। मतलब एक टीचर जितना बढ़िया बालक के जेडपीडी से अवगत होगा, बालक के जेडपीडी से एक तरह से उसके संज्ञान में रहेगा, तो पढ़ाते समय इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर टीचर पढ़ाएगा, इसका मतलब बालक भी उसके बातों को समझने का प्रयास करेगा। अब बालक के बातों को बिना समझे हुए अगर हम पढ़ाने का कोशिश करें तो बालक का कभी रुचि ही नहीं होगा पढ़ने का, क्योंकि बालक चाहता है कुछ और आप पढ़ा रहे हैं कुछ और, तो कैसे बालक समझेगा बताइए आपकी बातों को। इसीलिए जब भी कक्षा में टीचर इंटर करे तो इंटर करने से पहले एक टीचर को कम से कम बच्चे के जेडपीडी के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बोलिएगा कि कैसे जेडपीडी के बारे में पता करेंगे, तो जेडपीडी से पता करने के लिए एक टीचर को क्या करना पड़ेगा, तो बालक से प्रश्न पूछना को, मतलब एक बालक से क्या करना चाहिए, तो बालक से प्रश्न पूछना चाहिए, या बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब एक बच्चे को जितना ज़्यादा प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे उतना बढ़िया मेरा बात हो जाएगा। तो ये एक टीचर को पता होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी एक बच्चा प्रश्न नहीं पूछे तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, तो जैसे बच्चा प्रश्न नहीं पूछे तो आपका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि एक टीचर बच्चे का अवलोकन करे, मतलब कि बच्चे को गौर से वो देखे, और जितना तरह के बच्चे के हरकत के बारे में टीचर को पता होगा कि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा मेरे बातों को सुन नहीं रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा किसी काम में डिस्टर्ब कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कहीं और सोच रहा है। ये मतलब इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं कि एक बच्चा का रुचि क्या है, मतलब कि बालक के रुचि के बारे में अवगत होना, बालक के रुचि के बारे में, रुचि, क्षमता, मानसिक स्तर मतलब दिमाग उसका कहाँ तक है, आवश्यकता इत्यादि के बारे में अवगत होना मतलब क्या, उसके बारे में ज्ञान होना, अवगत होना मतलब एक टीचर अपने विद्यार्थी के बारे में जितना ज़्यादा अवगत होगा उतना तरह का यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगा। तो बताइए, ये बेसिक चीज़ था
जो कि यहाँ पे लेव वाइगोस्की ने आपको समझाने का प्रयास किया है। लेव वाइगोस्की ने आपको क्या किया है, समझाने का प्रयास किया है। लेव वाइगोस्की ने आपको क्या है, समझाने का प्रयास किया है। तो आप कोशिश कीजिए कि हम जो पढ़ाए हुए हैं सारा चीज़ यहाँ पे बोर्ड पे एक बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और सारा एक बार में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आराम से इनको समझ जाइएगा। और जो हम बताने का प्रयास कर रहे थे वो आप यहाँ पे देखिए। तो हमें लगता है क्या इन चीज़ों के बारे में, ये पहला पॉइंट वाइगोस्की का हुआ जो कि आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि एक टीचर को पढ़ाने के दौरान क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो एक टीचर को प्रत्येक बच्चे के जेडपीडी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर जेडपीडी के बारे में एक टीचर को ज्ञान है तो वो हर एक तरह के बच्चे को पढ़ा देगा। कभी भी टीचर को पढ़ाने में किसी तरह का डाउट नहीं होगा, किसी तरह का समस्या क्रिएट नहीं होगा, या किसी तरह से बच्चे से जुड़ाव में कठिनाई का महसूस नहीं करेगा। अब बताइए दूसरा पॉइंट आता है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट बोलता है वाइगोस्की कि अगर किसी टीचर को कक्षा में पढ़ाना है तो सबसे पहले आप जो है कक्षा को एक समाज बनाइए। मतलब कि कक्षा को समाज बनाइए, कक्षा को समाज के रूप में, समाज के रूप में देखना, समाज के रूप में देखना। मतलब एक कक्षा में जब आप समाज के रूप में देखेंगे उतना बढ़िया कक्षा में हर एक आदमी के मन में मदद की भावना, जिसको बोलते हैं सहयोग की भावना का विकास होगा। इससे क्या होगा, बालक के अंदर, जिसके कारण प्रत्येक बालक के अंदर, प्रत्येक बालक के अंदर सहयोग की भावना, सहयोग की भावना का विकास होगा, सहयोग की भावना का विकास होगा, सहयोग की भावना का विकास होगा। हाँ, ग्रुप में कोई स्टूडेंट जो है क्वेश्चन भेजे हुए हैं, दो क्वेश्चन का डिस्कशन अभी हम करा देते हैं। एक दो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, उसमें डाउट है किसी का, तो हम यहाँ पे डिस्कशन आपको करा देंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा तो आराम से आपको यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो भावना का विकास करना मतलब क्या है, सहयोग। क्योंकि वाइगोस्की बोलता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सहयोग। एक बालक जितना ज़्यादा सहयोग से आगे बढ़ सकता है उतना ज़्यादा खुद से नहीं बढ़ सकता। क्यों, खुद से गलती करके सीखेंगे तो मेरे लिए समय कम पड़ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सीखना है। लेकिन अगर दूसरे के सहयोग से सीखेंगे तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए तो लोगों के सहयोग से सीखने के लिए हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लोगों के सहयोग से सीखने के लिए हम स्कूल जाते हैं, लोगों के सहयोग से सीखने के लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल देखते हैं। मतलब ताकि लोग के पास जो एक्सपीरियंस है वो डायरेक्टली हम ले लें। ऐसा नहीं कि हम गलती करके खुद एक्सपीरियंस करें तभी हम लें, इसका मतलब सहयोग। तो वाइगोस्की मानता है कि एक कक्षा में जितना ज़्यादा सहयोग वाला बात होगा, जितना ज़्यादा सहयोग की बात होगी, मतलब कि सहयोग से सीखने का बात होगा, उतना ज़्यादा एक तरह से क्या है कक्षा, मतलब क्या है पढ़ेगा, अधिगम आसान हो पाएगा। इसी को बोलते हैं सहयोगात्मक शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण। आप नाम सुने होंगे सहयोगात्मक शिक्षण का, जिसको बोलते हैं क्या, सहयोगात्मक शिक्षण। मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षण, कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब ये कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है उसको समझिए, ये कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है उसको समझिए। पहले यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहयोगात्मक शिक्षण कक्षा को एक समाज के रूप में देखना, और समाज के रूप में देखने के लिए वाइगोस्की जिस चीज़ को लाया है उसको बोलते हैं सहयोगात्मक शिक्षण। सहयोगात्मक मतलब क्या होता है, एक दूसरे को सहयोग करते हुए पढ़ाना। मतलब क्या है, एक दूसरे को सहयोग करते हुए पढ़ाना या अधिगम कराना, एक दूसरे को सहयोग करते हुए पढ़ाना। जैसे अगर हम पूछें, यहाँ एक स्टूडेंट है, यहाँ भी एक स्टूडेंट है,
और यहाँ भी एक स्टूडेंट है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर वाला स्टूडेंट है। अब बताइए, ये स्टूडेंट जब आपस में बातचीत करता है तो जहाँ ये बातचीत करने में किसी तरह का समस्या का क्रिएट करता है तो ये स्टूडेंट आके क्या करता है, इसको बताता है और इसको भी बताने का प्रयास करता है। उसी तरह ये दोनों जब बातचीत करता है तो तीसरा का आदमी उसको बताने का प्रयास करता है। इस तरह से क्या होता है कि एक समूह बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एक समूह बन जाना, एक बोलते हैं समूह बन जाना, एक समूह का ये समूह जो बनता है और समूह में जो काम करते हैं उसी को बोलते हैं कि सामूहिक काम, इसी को बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटी। सामूहिक 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 काम, मतलब वाइगोस्की बोलता है कि मेरा काम जितना ज़्यादा सामूहिक होगा, सामूहिक काम या सामूहिक कार्य, जिसको बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी मतलब एक बच्चे को जितना ज़्यादा ग्रुप में एक्टिविटी करने का मौका दीजिएगा, एक बच्चा उतना ज़्यादा बढ़िया तरीक़ा से, आसान तरीक़ा से चीज़ों को सीख पाएगा। इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी में बच्चे को भ्रमण करने के लिए ले जाते हैं। आप कहीं बच्चे को भ्रमण करने के लिए ले जाते हैं, चिड़ियाघर ले जाते हैं, तो एक बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी हम क्यों कराते हैं? क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चा बच्चा को मदद करके सीखता है, एक दूसरे को मदद करता है, एक दूसरे से क्या है अनुभव लेता है, एक दूसरे के मतलब अपने विचारों को साझा करता है, वो उसको बताने का प्रयास करता है, ये सीखने का प्रयास करता है, मतलब सब एक दूसरे से बात विचार करके क्या है चीज़ों को सीखता है। इसलिए वाइगोस्की बोलता है कि सहयोगात्मक शिक्षण जो होता है वो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो शिक्षण तभी होगा जब एक कक्षा में क्या होगा, समाज का निर्माण होगा। मतलब एक बच्चा समाज का अंग होना चाहिए, समाज के भावना का विकास होना चाहिए, तभी वो कक्षा को समाज पहुंचेगा और समाज में कोई नहीं ऐसा आदमी होगा जो एक दूसरे का मदद नहीं करना चाहता होगा। हाँ, आज के डेट में समाज चेंज हो गया है। आज के डेट में लगता है कि सामने वाला आदमी जितना गरीब हो जाए उतना बढ़िया, लेकिन अमीर को कोई नहीं देखना चाहता है, क्योंकि समाज में आप देखते हैं दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं, किसी का नौकरी हो जाता है और किसी का नौकरी नहीं होता है, तो जिसका नौकरी नहीं होता है वो जलते रहता है ताकि दूसरे का नौकरी क्यों हो गया। तो अब का समाज चेंज हो गया है, लेकिन पहले का समाज या मेन रूप से जो आदर्श समाज का बात होता है, आइडियल जिसको बोलते हैं समाज है, उस समाज में यही होता है कि एक दूसरे का आदमी का मदद करना चाहिए जब भी कोई दुविधा में हो जाए, जब भी कोई समस्या में हो जाए। तो ये एक तरह से क्या है कि कोऑपरेटिव लर्निंग। तो आपसे पूछेगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग कौन सा प्रक्रिया होता है, तो हम बोलेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसा शिक्षण प्रक्रिया होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी एक समूह बना के किसी अधिगम को आसानी से सीख लेते हैं, उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। तो बोलेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग वह शिक्षा व्यवस्था है, लिखेंगे वह शिक्षण तरीका, वह शिक्षण तरीका जिसमें, वह शिक्षण तरीका जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से अधिक बालक एक समूह बनाकर एक समूह बनाकर एक दूसरे का मदद करके सीखते हैं, एक दूसरे का मदद करके सीखते हैं। मदद शब्द समझिएगा, मदद करके सीखते हैं। तो सीखने का यह तरीका कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाता है। सीखने का यह तरीका कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाता है। तो अगर पूछेगा कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, तो हम बोलेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग वह तरीका है जिसमें एक बच्चा एक समूह बनाता है और समूह बना के एक दूसरे का मदद करके, एक दूसरे का हेल्प करके सीखता है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग या सहयोगात्मक शिक्षण। कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? ये हुआ कोऑपरेटिव लर्निंग का बात। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने का बात होता है क्या कि वाइगोस्की ने आगे क्या बात बोला। तो वाइगोस्की बोला कि एक बच्चा को जितना ज़्यादा हो सके सहायतापूर्ण खोज पर बल देना है। मतलब कि स्वतंत्र खोज जो है वो जीन पियाजे बोलता है कि एक बच्चा को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, मदद मत कीजिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसको जो करना है करने दीजिए और करके सीखने दीजिए। लेकिन वाइगोस्की बोलता है कि नहीं,
वैसे नहीं, एक बच्चा को अगर ऐसे छोड़ देंगे तो मतवाला हाथी जैसा घूमते रहेगा, वो इधर जाए कोई दिमाग काम नहीं करेगा उसका। लेकिन एक बच्चा को अगर सही डायरेक्शन दे दिया जाए, डायरेक्शन देने वाला कौन होगा? अधिक जानकार व्यक्ति। अधिक जानकार व्यक्ति उसको आके उसको डायरेक्शन दे देगा, नहीं बउआ ऐसे चलो, तो वो क्या करेगा? वो चलने का काम करेगा, तुरंत उसको रास्ता मिल जाएगा, मतलब क्या, मंजिल तक पहुँच जाएगा। इसीलिए वाइगोस्की बोलता है कि स्वतंत्र खोज की जगह सहायतापूर्वक खोज पर ज़्यादा बल देना चाहिए। स्वतंत्र खोज की जगह सहायतापूर्ण खोज पर बल देना चाहिए। स्वतंत्र खोज की जगह सहायतापूर्ण खोज पर बल देना चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा हो सके बच्चे को मदद कीजिए। अब ज़्यादा भी मदद मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा मदद कीजिएगा तो बच्चा आलस हो जाएगा, मतलब कि एक तरह से मदद की इच्छा रखने लगेगी। तो वो मदद भी कैसा देना है? तो आवश्यकता के अनुसार मदद देना है। मदद भी कैसा देना है? तो आवश्यकता के अनुसार, जितना आवश्यकता है। जैसे मतलब चाय में, जब चाय बनाते हैं तो चाय में जितना चाहिए चीनी उतना ही डालना है, तो चाय का मज़ा है। नहीं तो चाय में अगर ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो भी जहर है, और कम चीनी डालेंगे तो भी फीका है। इसका मतलब दोनों में क्या है कि आपको दिक्कत ही है। तो इसको आवश्यकता के अनुसार क्या करना है? हमको अनुसार मदद करना है। आवश्यकता के अनुसार क्या करना है? मदद करना है। तो ये मदद करने का काम कौन करेगा? एक टीचर, या हो सकता है क्लास में मॉनिटर, यह हो सकता है कि क्लास में जो आपसे ज़्यादा जानता है वो आपको मदद करेगा, आपका दोस्त। तो ये आवश्यकता के अनुसार मदद होना चाहिए, ये वाइगोस्की बोलता है बात। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि वाइगोस्की जो होता है स्वतंत्रता प्राप्त खोज को नहीं मानता है। स्वतंत्रता प्राप्त खोज को नहीं मानता है, वो क्या मानता है? सहायता प्राप्त खोज को वो मानता है। सहायता, जहाँ बच्चे को सहायता मिले वहीं पे हमको खोज करना चाहिए। इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि वाइगोस्की का क्वेश्चन जो आएगा वो एक टीचर के लिए, पेडागोजी के लिए। लास्ट में देखिए क्वेश्चन हम करवाएंगे, उस क्वेश्चन में देखिएगा कैसे कैसे पेडागोजी का क्वेश्चन आता है वाइगोस्की का। इसलिए थोड़ा सोच समझ के पढ़िए इसको, वाइगोस्की का क्वेश्चन को, और आराम से पढ़िएगा तो समझ में आएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। तो यहाँ से हम बेसिक से फिर से चलते हैं, और यहाँ से जो मेन चीज़ था, मेन चीज़ को फिर से यहाँ पे उलटने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले जेडपीडी का शिक्षा के क्षेत्र में जब हम प्रयोग पढ़ रहे थे तो उस प्रयोग में हम यही देखे कि एक बच्चे का जेडपीडी जो भी है टीचर को पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा बच्चे के जेडपीडी के बारे में एक टीचर जानेगा, उसके बारे में एक टीचर समझेगा, उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाएगा तो बच्चा को पढ़ने में मन भी लगेगा। इसके लिए हम आपको बताए थे कि कक्षा में आते के साथ जेडपीडी का ज्ञान एक टीचर को हो जाना चाहिए। दूसरा है कि जेडपीडी का ज्ञान एक टीचर को कैसे होगा, तो उसका तरीका भी बताया कि अब बच्चे से प्रश्न पूछिए, या बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए आप दीजिए। जितना ज़्यादा दीजिएगा, प्रोत्साहित कीजिएगा, तो ये समझ में आएगा कि बच्चा का यहाँ डाउट है। इसका मतलब क्या, इसके पहले जो है बच्चा समझता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा आपसे घटाव का क्वेश्चन पूछ दिया, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा को जोड़ आता है, इसका मतलब जोड़ के बाद की चीज़ को सिखाना है। तो यहाँ से एक लेवल तैयार होता है। उसी तरह बालक में रुचि, क्षमता या मानसिक स्तर से अवगत होना चाहिए, और उसी तरह से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। यहाँ बोले कक्षा में एक समाज का रूप देना चाहिए। कक्षा को किस तरह से देखना चाहिए, तो समाज के रूप में देखना चाहिए। मतलब कक्षा में सभी विद्यार्थी का हक है अपना, और उस हक के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए कि जितना ज़्यादा आवश्यकता के अनुसार वो हक को, अवसर को प्रदान कर सकें, उतना बढ़िया है। तो इसलिए बोल रहा है कि जिसके कारण से प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर में क्या है, सहयोग की भावना का विकास होगा। और सहयोग की भावना का विकास होगा तो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को सहयोग करके, एक दूसरे को मदद करके अधिगम को आसानी से सीख पाएगा। सहयोगात्मक शिक्षण इसी पे आधारित है, जिसको हम बताए थे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे का सहयोग करके सीखता है, जिसमें कि हम कोऑपरेटिव लर्निंग, ये यहाँ पे ये चीज़ बताए हुए हैं आपको कि कोऑपरेटिव लर्निंग के साथ यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, कोऑपरेटिव लर्निंग के साथ यहाँ पे ये चीज़ बताए थे कि सामूहिक गतिविधि या कोई भी ग्रुप एक्टिविटी देते हैं, उस एक्टिविटी देने का मेरा मेन मकसद यही होता है कि आपस में सभी के विचार को समझने का प्रयास कीजिए। तभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आराम से क्वेश्चन को डील करेंगे हम लोग। वही आप बताए थे कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग बोले हैं शिक्षण का वह तरीका है जिसमें कि दो से अधिक विद्यार्थी एक समूह बनाकर एक दूसरे का मदद करके सीखते हैं, उसी तरीका को बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। इसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो आगे हम ये बढ़ते हैं कि वाइगोस्की बोलता है कि हमको स्वतंत्र खोज पर बल नहीं देना चाहिए, हमको जो बल देना चाहिए वो सहायतापूर्ण खोज पर बल देना चाहिए। इसका मतलब एक बच्चा को जितना ज़्यादा सहायता करेंगे उतना ज़्यादा खोज के लिए उसका क्या होगा, मन में इच्छा जनरेट होगा, मतलब अपने आप वो उनके कामों को
आपको कर लेगा। और आवश्यकता के अनुसार मदद देंगे तो एक बच्चा उस मदद का वैल्यू भी समझेगा, नहीं तो आवश्यकता के अनुसार मदद नहीं देंगे तो उस बच्चा क्या होगा, उसका वैल्यू ही नहीं समझेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका आवश्यकता है खाने का, तो हम आपके सामने भोजन रखेंगे तो भोजन का वैल्यू रहेगा, लेकिन आपका क्या है, पेट ही भरा हुआ है और आपके समय हम कितना भी बढ़िया भोजन रख देंगे वो भोजन का कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू कब होता है, आवश्यकता के अनुसार वैल्यू होता है। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की का दूसरा बोलता है वाइगोस्की अगला पॉइंट कि अगर किसी वाइगोस्की में, मतलब तीसरा पॉइंट, अभी तक तो 2 पॉइंट हो गया, 2 से 3 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। वाइगोस्की बोलता है कि अगर किसी बच्चा को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए एक बच्चा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है कि पारस्परिक शिक्षण, एक शिक्षण होता है जिसको बोलते हैं पारस्परिक शिक्षण। क्या बोलते हैं, पारस्परिक शिक्षण। मतलब एक टीचर को पारस्परिक शिक्षण का तरीका अपनाना चाहिए, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल या लर्निंग, शिक्षण मतलब लर्निंग या टीचिंग, लर्निंग कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि तुमको हम बताए हैं शिक्षण वही कर सकता है जो सीखता है, पढ़ा वही सकता है जो पढ़ता है। तो पारस्परिक शिक्षण, या अभी हम पढ़े थे कोऑपरेटिव लर्निंग जिसको बोलते हैं सहयोगात्मक शिक्षण, यहाँ पे पढ़ रहे हैं पारस्परिक शिक्षण। ये पारस्परिक जो शब्द हुआ है वो परस्पर से बना हुआ है, वो परस्पर से बना हुआ है। परस्पर मतलब होता है क्या, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। परस्पर मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। परस्पर मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो उसी तरह यहाँ पे बोलेंगे कि बच्चे का जो शिक्षण है वो अकेले नहीं कर सकता है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिना उसका शिक्षण पूरा ही नहीं पाएगा, ना ही मेरा शिक्षण पूरा हो पाएगा बिना आपका। मतलब एक टीचर भी होना चाहिए, एक स्टूडेंट भी होना चाहिए। जब तक स्टूडेंट टीचर के संपर्क में नहीं आएगा तब तक नहीं सीख सकता है, जब तक टीचर स्टूडेंट के संपर्क में नहीं आएगा तब तक नहीं सिखा सकता है। उसी तरह पारस्परिक शिक्षण मतलब होता है जुड़ना, मतलब एक दूसरे से जुड़ना, मतलब जुड़ाव। तो इसका मतलब क्या पारस्परिक शिक्षण बोलता है कि एक विद्यार्थी जितना ज़्यादा टीचर के साथ जुड़ेगा उतना बढ़िया उसको अधिगम करेगा। तो इसी के लिए यहाँ बोलता है क्या, ये शिक्षण का यह तरीका है जो कि एक पिक्चर से समझते हैं। अभी जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग देख रहे थे तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, सभी स्टूडेंट का ही समूह होता है, लेकिन पारस्परिक शिक्षण एक ऐसा समूह होता है जिसमें कि स्टूडेंट के बीच में एंट्री होता है एक टीचर का। मतलब यहाँ पे एक टीचर भी होता है, यहाँ पे एक टीचर भी होता है जिसको टी से हम डिनोट किए हैं, और उसके बाद सारा का सारा यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट होता है। एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, यहाँ समझिए 3 स्टूडेंट है। अब यहाँ पे क्या है, टीचर का एंट्री होना शुरू होता है। अब बताइए यहाँ पे अगर टीचर का एंट्री होगा तो 1 मिनट, टीचर का एंट्री होगा, कलर इतना ही है। चलिए, तो अब यहाँ देखेंगे कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से बात करता है तो जेडपीटी का निर्माण होगा। अब जेडपीटी का निर्माण हुआ तो जहाँ फंस जाता है तो ये टीचर क्या करेगा, इसको मदद करने का काम करेगा और इसको भी मदद करने का काम करेगा। जहाँ जरूरत पड़ा उसको मदद करने का काम किया। उसी तरह ये दोनों जब बातचीत किया तो ये दोनों बातचीत में अगर कहीं फंस गया तो ये टीचर इसको भी मदद करेगा और इसको भी मदद करेगा। उसी तरह ये दोनों अगर आपस में बातचीत करेगा तो ये दोनों जहाँ फंस गया तो टीचर क्या करेगा, मदद। मतलब कि एक टीचर है जो कि सबको देख रहा है और सबको जरूरत पड़ने पे मदद कर रहा है। हम बोलेंगे शिक्षण का वह तरीका जिसमें कि 2-4 विद्यार्थी और एक शिक्षक समूह कार्य के लिए एक तरह से कोई काम को करते हैं और उस काम को समूह में करते करते एक तरह से क्या है कि उस काम को आसानी से सीख लेते हैं। तो उस शिक्षण का तरीका कहलाता है पारस्परिक शिक्षण। इसलिए केवीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, केवीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, केवीएस में क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है, केवीएस का क्वेश्चन वही अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन आने का मतलब है क्या कि आप यहाँ इतना ज़्यादा बेसिक चीज़ को कवर कर लीजिए कि आसानी से आप वहाँ चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। क्लियर है, और वहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपसे अगर पूछेगा कि पारस्परिक शिक्षण क्या है, आपसे अगर पूछेगा कि पारस्परिक शिक्षण क्या है, तो हम बोलेंगे पारस्परिक शिक्षण वह शिक्षण तरीका है, लिखेंगे 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। पारस्परिक शिक्षण वह शिक्षण तरीका है, वह शिक्षण तरीका है जिसमें, वह शिक्षण तरीका है जिसमें एक शिक्षक, समझिएगा, एक शिक्षक 2-4 विद्यार्थी
2-4 विद्यार्थी एक समूह बनाते हैं, और बारी बारी से बातचीत करके जेडपीडी का निर्माण करते हैं। जेडपीडी का निर्माण करते हैं, क्योंकि जहां दो विद्यार्थी बात करेगा तो कहीं ना कहीं वो फंसेगा, और फंसना ही जेडपीडी है। जेडपीडी का निर्माण करते हैं और शिक्षक एवं अन्य लोगों की मदद से जेडपीडी से बाहर आते हैं। जेडपीडी से बाहर आते हैं और अधिगम कर पाते हैं। तो शिक्षण का यह तरीका पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। मतलब समझिए, जो हम यहाँ पे बताए हुए हैं उसी चीज को यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, उसी चीज को हम यहाँ पे क्या किए, लिखे हुए हैं। जो चीज को बताए हैं उसी चीज को यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि हम क्या लिखे हुए हैं। अभी आपको सबको समझ में आ रहा होगा क्या हम पढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ से आप कोशिश यही कीजिएगा, शिक्षण का वह तरीका जिसमें कि एक शिक्षक 2-4 विद्यार्थी एक समूह का निर्माण करते हैं, और समूह का निर्माण करके जेडपीडी बनाते हैं, और जेडपीडी में मदद चाहिए तो टीचर मदद किया, अब मदद करने के बाद बच्चा जेडपीडी से बाहर आ गया, और जैसे जेडपीडी से बाहर आ गया इसका मतलब जो चीज़ नहीं सीखा था वो जान गया। तो जान जाना या किसी चीज़ को सीख जाना ही अधिगम करना, तो ये हुआ अधिगम। तो बताइए, दोनों कोऑपरेटिव लर्निंग में पढ़े थे क्या कि वहाँ टीचर नहीं रहेगा, वहाँ ये सब रहेगा, खाली बालक रहेगा, और जैसे टीचर का एंट्री हो गया तो हो गया पारस्परिक शिक्षण। तो अब यहाँ से देखिए केबीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, केबीएस का क्वेश्चन जो कि इस बार 2023 में था, केबीएस का क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको सीटेट में पूछ दे, कोई बड़ी बात थोड़े ना है। जब क्वेश्चन कहीं ना कहीं टीचिंग एग्जाम में पूछ लिया गया है तो आपसे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, वह कौन सा शिक्षण विधिक है, वह कौन सा शिक्षण तरीका है जिसमें एक शिक्षक 2-4 विद्यार्थी के साथ समूह बनाकर अधिगम करते हैं। समूह बनाकर सहयोग के साथ अधिगम करते हैं। सहयोग के साथ अधिगम करते हैं। ये कौन सा तरीका है? सबसे पहला ऑप्शन ए सहयोगात्मक शिक्षण लिखा हुआ है शिक्षण। ऑप्शन बी पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक प्रशिक्षण। ऑप्शन डी नॉन
ऑफ दीज, बताइए। जब तक इसके बारे में आपको पता नहीं होगा कैसे मारिएगा, बताइए, इसमें कोई चीज़ चलेगा आपका? जल्दी बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक पर शिक चुना, संज्ञानात्मक पर शिक चुना, या चलिए पारस्परिक शिक्षण, संज्ञानात्मक पर शिक चुना,